So now we are coming to the consequences and drawbacks of the war. First, let us talk about the consequences. The first point is the transfer of power. तो इन जो पावर थी इंडिया को गवर्न करने की, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। यानी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन ही इंडिया को गवर्न करता इंग्लैंड से। तो इसी की वजह से जो पहले इंडिया को गवर्न करने की अथॉरिटी, पावर, जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी, वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आ गई। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है, जो कि मतलब जिसके पास इंडिया को गवर्न करने की पावर है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स का एक काउंसिल होगा, जिसमें आधे से ज़्यादा मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि 10 साल तक इंडिया में रहे हों। फिर गवर्नर जनरल या वाइसरॉय होगा, जो कि इंडिया को गवर्न करेगा। और सभी ऑफिशियल्स की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय की जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, वो इंडिया के लैंड रेवेन्यू से जाएंगे। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। सेकेंड पॉइंट इज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। तो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि नॉन इंटरफेरेंस विद द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ इंडियंस। यानी कि वो इंडियंस के रिलीजियस कस्टम्स में, उनके सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। टू ट्रीट ऑल यूरोपियन एंड इंडियन सब्जेक्ट्स इक्वल, यानी कि वो इंडियंस और यूरोपियंस को इक्वली ट्रीट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब होंगी वो उनको वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू या ICS एग्ज़ाम के थ्रू होंगी, जिसमें कि इंडियंस और यूरोपियंस को इक्वल ट्रीट करा जाएगा। थर्ड इज़ कि जिन भी लोगों ने इस वॉर में पार्टिसिपेट करा उन सभी को माफ़ कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट उन लोगों के जिन्होंने किसी न किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को मारा है। फोर्थ इज़ कि नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना बेस्ट करेंगे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए। थर्ड पॉइंट इज़ रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि प्रिंसली स्टेट्स क्या हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिन्होंने कि ब्रिटिश के साथ कोई ना कोई अलाइंस करा था, जैसे कि सब्सिडरी अलाइंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनमें से कुछ स्टेट्स ब्रिटिश के लॉयल रहे, मतलब इस अपराइजिंग के थ्रू आउट वो ब्रिटिश की तरफ लॉयल रहे, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प करी इस अपराइजिंग को रोकने में। और उनकी इस लॉयल्टी को अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश ने उनकी हायर अडॉप्ट करने की राइट उनको दे दी। यानी कि उन स्टेट्स के लिए अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो एबॉलिश हो चुका था, कि अब अगर वो कोई हायर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वो खुद को इंडिपेंडेंटली गवर्न भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो इस अपराइजिंग में ब्रिटिश को ये समझ आया था कि अगर इंडियंस यूनाइटेड हो गए, अगर इंडियंस एक साथ आ गए, तो वो ब्रिटिश को हरा सकते हैं, उनको इंडिया से भी बाहर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और फ्यूचर में ऐसी अपराइजिंग को रोकने के लिए ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करी। यानी कि उन्होंने एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट करा, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट करा, लोगों को अपने रूलर के अगेंस्ट करा। और इसमें भी उनका जो सबसे मेन मोटिव था वो था हिंदू और मुस्लिम्स, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने हिंदूज़ को मुस्लिम्स के अगेंस्ट करा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करी। फिफ्थ पॉइंट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके सेक्रीफाइसेस को देखकर लोगों को ये इंस्पिरेशन मिली कि अगर वो चाहें तो वो भी अपनी कंट्री के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो भी उनमें कॉन्फिडेंस आया कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज द वाइडनिंग ऑफ गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू और मुस्लिम्स, ये दोनों कम्युनिटीज़ इस अपराइजिंग में काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ वो एक साथ लड़ी ब्रिटिश के अगेंस्ट। लेकिन इस अपराइजिंग के बाद ब्रिटिश को ये समझ आ गया कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे तो ब्रिटिश का इंडिया में ब्रिटिश जो इंडिया में रहना चाहते हैं आगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, एक डेंजर होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का यूज़ करा था, और इसको यूज़ करके उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट कर दी। So these were the consequences of the war. Now we are going to talk about the drawbacks of the war. तो इस वॉर के ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट इज देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड द प्लान ऑफ एक्शन। यानी कि इसमें ना तो कोई लीडरशिप थी और ना ही उनके पास कोई प्लान था
कि वो इस वॉर को किस तरह से लॉन्च करेंगे, उन्हें क्या काम किस तरह से करना है। सेकेंड पॉइंट इज देयर वाज नो गोल, यानी कि उनके मन में बस एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे कि मतलब वही ब्रिटिश के अगेंस्ट गुस्सा था, उनके अगेंस्ट एग्रेशन था, लेकिन उनके पास कोई गोल नहीं था कि वो इस अपराइजिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट इज ब्रिटिश वॉज सुपीरियर इन द एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, मैन एंड पावर देन द इंडियंस, यानी कि ब्रिटिश के पास पैसा, वेपन्स, लोगों की सर्विस, तो ये ब्रिटिश जो है इन सभी चीज़ों में इंडिया से काफ़ी सुपीरियर था। उनके पास ऐसे लोग थे जिन्होंने कि सरप्राइजिंग को स्टार्टिंग में ही रोक दिया। फोर्थ पॉइंट इज कि इंडिया वॉज मतलब एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट टुक प्लेस इन द वॉर, यानी कि लोगों ने पार्टिसिपेट तो करा था, जैसे पीसेंट्स, वर्कर्स और जो गरीब लोग थे या इंडस्ट्री वर्कर्स थे, इन सब लोगों ने पार्ट लिया। लेकिन वहीं जो कुछ रिच मर्चेंट्स थे, ज़मींदार्स थे, इन लोगों ने इस वॉर में, इस अपराइजिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ कनेक्शन से या ब्रिटिश के साथ कनेक्शन से इनको काफ़ी प्रॉफिट होते थे, तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करा। सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ वॉर। Thank you for watching this video. Please like and share the video and subscribe the channel. And if you have any doubts, you can comment it down in the comment section below. I will clear it. Bye bye.